हेलो एवरीवन। 7 सालों से लगभग पढ़ा रहा हूँ और इन 7 सालों में जिन शानदार स्टूडेंट से मिला हूँ उनमें से एक अंकित है। अंकित के बारे में अगर बताऊँ तो इनका जर्नी को एकदम स्टार्टिंग से देखा है। क्लास 9th 10th में इन्होंने जैक्स एग्ज़ाम लिखा है। FTRE में रैंक 2 आया है, फिटजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन। फिर फॉर्चुनेट 40 में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। एनथी में भी इनका रैंक 2 था और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें इन्होंने बहुत शानदार किया है। और ये था स्टार्टिंग जर्नी। और अभी का बात अगर करें हम लोग तो अभी अंकित IIT कानपुर में है, 2nd ईयर में गए हैं। इनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक। और इनका जर्नी को इंस्पायरिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत से लेकर के इनकी जर्नी को मैंने देखा है और देखा है कि कैसा माइंडसेट रहता था इनका, कैसा थॉट प्रोसेस रहता था। क्वेश्चन को जब इनको क्वेश्चन देते थे तो किस तरीके से ये अटेम्प्ट करते थे, किस तरीके से मैनेज करते थे, क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करते थे। मतलब हर एक चीज़ क्वेश्चन को लेकर के जो माइंडसेट बना होना चाहिए वो किस तरीके था। मैं अगर बताऊं इनके बारे में तो बहुत कुछ बताने लगूंगा, लेकिन बात करेंगे इन्हीं से। अंकित, वेलकम बैक टू होम। थैंक यू सर। और जैसे सर ने कहा, सच में ये होम की तरह ही है। मैंने यहाँ पे क्लास 9th और 10th में यहाँ पे कोचिंग किया था सर के साथ ही, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो 2 साल में जैसे हम लोग मैथ पढ़ा करते थे तो मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही रहा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। और फिर सर से मिलने के बाद जिस तरीके से मैथ्स में मतलब एक्सेलरेशन आया सीखने में, काफ़ी अच्छा था। और यही सब है, मतलब ऐसे टीचर, मतलब मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे टीचर मिले हैं जिनके चलते मुझे हमेशा मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट जो है मतलब बढ़ाया गया है। और फिर उसके बाद 9th-10th यहाँ से करने के बाद फिर मैं रांची गया था पढ़ाई करने फिटजी में। फिर वहाँ पे 2 साल पढ़ाई करने के बाद JEE मेंस दिया। 2 JEE मेंस होते हैं, आपको पता ही है। पहले वाले में मेरे 99.45 परसेंटाइल आए थे, दूसरे वाले में 99.77 परसेंटाइल, रैंक 2000 के आसपास आया था JEE मेंस में। और फिर उसके बाद एडवांस एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें मेरी रैंक जो थी वो 7053 थी। और फिर मैं उसके थ्रू IIT कानपुर में एडमिशन लिया और अभी मैं 2nd ईयर में जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो अंकित, इस इंटरव्यू का या पॉडकास्ट का जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसका मकसद ये रहेगा कि हम लोग एकदम नॉर्मल स्टूडेंट को, पहला बात तो ये है कि झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट को ना ये यकीन ही नहीं होता कि उसका IIT में हो सकता है। ठीक है, आपका जैसे जर्नी रहा है, 9th-10th आप पढ़े, उसके बाद 10th के बाद अगर 9th-10th कोई बहुत अच्छा पढ़ लेता है तो उसको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उसके बाद फिर उसका जर्नी बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। हम लोग ये कोशिश करेंगे थ्रू आउट पूरे डिस्कशन में कि 9th-10th के बच्चों को भी उसी तरीके से गाइड करा जाए जैसे 11th-12th के बच्चों को हम लोग के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ओवरऑल जो है हम लोग एक ऐसा डिस्कशन रखें कि वो लोग जो लोग झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं या CBSE से पढ़ रहे हैं, स्पेशली झारखंड बोर्ड वाले लोग का क्या होता है कि इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, उनको ऑलमोस्ट ये यकीन रहता है कि उनका JEE नीट में नहीं हो सकता है। तो उनके लिए भी बात करेंगे सो दैट कि वो लोग ये बात को समझ सकें कि आपके जैसे ही आप भी हैं, उनके जैसे ही आप भी हैं, और आप आराम से जैसे करें, क्या क्या स्टेप लिए, कहाँ से पढ़े, कौन सा बुक था, सोर्स था, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस इस तरीके से करें कि वो लोग जो लोग सपना देखना छोड़ चुके हैं ना JEE नीट को लेकर के, वो लोग का सपना फिर से जिंदा हो जाए। तो सबसे पहले ये सब तो बात करेंगे हम लोग, कैसा लगता है IIT में जाने के बाद? तो लाइक अभी तक का अगर कोई मुझसे पूछे कि वहाँ का मतलब अभी तक का बेस्ट लाइफ क्या है तो मैं तो बोलूँगा कि IIT कानपुर का जो कैंपस है वहाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है 2 अगस्त को मेरा वहाँ पे एंट्री था। जैसे मैं एंटर किया उस दिन बारिश भी हो रही थी और वो मैं गाड़ी के थ्रू जैसे ही अपने मेरा फर्स्ट ईयर वालों को वहाँ पे हॉल 13 मिलता है। तो जैसे मैं एंट्री गेट से लेके हॉल 13 तक का रास्ता वो ऐसा था ना कि मतलब अंदर से मेरा जो हार्ट बीट था पूरा तेज हो गया था कि मैं सामने इतने सारे बल्क में IITians को देख रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कैसे आके मैं अपने आप को मतलब शटल करूँगा इन सब के बीच। और फिर वो जो रास्ता था ना, मतलब वहाँ पे कानपुर का जो कैंपस इतना फैसिनेटिंग है, इतनी ग्रीनरी है। पहली बात तो उसका एरिया ही 1055 एकड़ का है, 2nd लार्जेस्ट IIT है पूरे इंडिया में। और वहाँ का इन्वायरमेंट आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मतलब आपको जानने के बाद इट विल फील लाइक कि आप एक हेवन में आ चुके हो। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होती है, वहाँ आपको
रास्ते में दोनों तरफ पेड़ दिखेंगे हमेशा। आप केवल किसी भी टाइम पे, जैसे यहाँ हम अपने फ्रेंड के साथ रात को 3-4 बजे भी निकल गए और घूम रहे हैं ऐसे, मतलब। और वहाँ पे ऐसा है कि कभी भी न दिन या रात मतलब फील ही नहीं होता। अब रात में निकल जाओ, पूरी लाइटिंग रहेगी हर जगह, आपको उस टाइम पे भी दिन का ही फील होगा। हर एक 200-300 मीटर पे गार्ड्स खड़े होते हैं हर एक हॉल के पास। और एक सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे मोर हो गए, वहाँ पे मोर इतने सारे हैं ना, आप मतलब आप ऐसे बस केवल चलो आपको सामने मोर मिल जाएंगे। और वो लोग अपने आप में इतने प्रोटेक्टेड फील करते हैं, उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो एक कैंपस का मतलब सा रूल है कि ऐसे मोर अपने आप में सेफ फील करते हैं। वो सामने से गुजरेंगे, जैसे कि अगर रोड से पार हो रहा है तो सब लोग अपने गाड़ी को रोक लेंगे सामने वहाँ कि उसको पहले पार होने देते हैं। तो वहाँ पे लोगों को इतना पता है कि अगर सामने कोई जानवर आया है तो उसको इतना हमें रिस्पेक्ट देना है। या फिर वहाँ के जो कुत्ते हो गए, वो हमारे मेस या कैंटीन के गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, या फिर वो गर्मी के दिनों में सो भी जाते हैं और हम उन्हें हटाने के बजाय साइड से पार होते हैं। तो IIT कानपुर के कुत्तों का ही भौकाल है वहाँ पे। वो ऐसे जो हमारा वहाँ पे मेन रोड है, यहाँ से हम लोग जाते हैं, कभी कभी रात को आ रहे हैं तो जैसे ठंडी के दिन में क्या होता है कि धुंध होता है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ जैसा कुछ प्लास्टिक सा पड़ा हुआ है। जब पास में जाते हैं देखते हैं कि रास्ते के बीच में पूरा 2-3 कुत्ते सोए हुए हैं। और फिर वहाँ से हम आराम से साइड से हट के जाते हैं। तो काफी मस्त माहौल है, मतलब वहाँ पे रहना, इन्वायरमेंट बहुत बेस्ट है। मतलब वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो लाइफ है ना बेस्ट लगती है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आगे जाने के बाद भी जो 4 साल की जो जर्नी होगा मेरा, वो बेस्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और जैसे आप यहाँ से गए थे झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी जैक बोर्ड से थे शुरू में, तो क्या वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, या कुछ ऐसा फील हुआ कभी कि वहाँ के जो लोग वहाँ पे जो पहुँचे हैं हमारे बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, अधिकतर लोग, ऐसा कुछ है? मतलब ये तो होता ही है, क्योंकि IIT में जनरली जो लोग आते हैं, मतलब जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो थोड़े अच्छे बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो जैसे मैं गढ़वा से हूँ और पर्टिकुलरली PS का गांव है मेरा, तो लाइक ऐसे बैकग्राउंड से वहाँ पे काफ़ी कम लोग ही आते हैं, मतलब बहुत ही रेयर ही आते हैं। जनरली वो जो बड़े बड़े शहर होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा रिसोर्सेस है कोचिंग करने के लिए। और इनफैक्ट हमारा क्या होता है कि हम अगर कोचिंग भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं 6-7 से ही, तो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास इतना रिसोर्स है कि उनको 6-7 से ट्रेन करते हैं, 9-10 से ट्रेन कर देते हैं। हमें वो मौका नहीं मिल पाता। तो ये सब तो होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक बात है, तो कैंपस में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ही है पूरे बच्चों को इक्वल फील कराना। जैसे वहाँ का मैं आपको एक कल्चर बता रहा हूँ, मतलब कुछ कल्चर्स है वहाँ पे ऐसे। अच्छा। कि जैसे कि कोई भी यहाँ पे सीनियर्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, अगर हम फर्स्ट ईयर में गए हैं तो सेकंड ईयर के सीनियर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। बाकी कॉलेजेस में क्या होता है, उन्हें बॉस बोलना पड़ता है, भैया बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि उनको नाम से बोलना है। अगर उनका नाम अगर मान लीजिए राहुल है, तो अगर मुझे उनसे कुछ बुक मांगना है तो बोलूँगा कि राहुल मुझे प्लीज बुक दे दो, तो मुझे ऐसे बोलना है। उनको एज अपने एज का मान के उनको उनके नाम से पुकारना है। अच्छा। और वहाँ पे सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। और ऐसे ऐसे वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस है जो हमेशा नए नए बापू बनते हैं। अच्छा। तो मैं ये अम्मा बापू कल्चर क्या है वहाँ का? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जाने से पहले मुझे थोड़ा मोड़ा आइडिया था अम्मा बापू कल्चर IIT कानपुर का। तो ये ऐसा है कि जैसे जो मेरे बैच में 1200 लोग हैं, जैसे हम जाते हैं कैंपस में, हमारा 10 दिन का ओरिएंटेशन होता है। अच्छा। उसमें एक ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है ICS, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस, IIT कानपुर में। तो उसमें उसे एक हेड प्रोफेसर होते हैं और सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं, वो भी उसको हेड करते हैं। ठीक है। उसमें यह है कि जो 1200 बच्चे हुए उसमें से हर एक 5 बच्चे का एक मतलब बोल सकते हैं कि एक गाइड है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट गाइड बोलते हैं स्पेसिफिकली, और उसको कॉमनली बापू बोलते हैं हम लोग। अच्छा। और वो फर्स्ट ईयर के बच्चों का थोड़ा ऐसा है कि उनको कुछ भी दिक्कत हो, एकेडमिक, इमोशनल या कुछ भी दिक्कत हो, जैसे मैं खुद अपने बापू से कभी भी फ़ोन कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं बापू को कॉल कर लूँगा, बापू कैसे बनाना है, उनसे ना भी बने तो वो मुझे बोलेंगे कि ये रिसोर्स कर ले, यहाँ से ये कर ले, लिंक भेज देंगे मुझे, मैं आराम से काम कर लेता हूँ। मतलब बापू मतलब एक सीनियर है, सेकेंड ईयर का। हाँ, सेकेंड ईयर का सीनियर है, जिनके अंडर 5 लोग रहेंगे। हाँ। और उनका वो केयर करेंगे एज ए बापू। हाँ, तो ऐसे तो बापू पूरे 1200 में से कुछ 150 बापू होते हैं, और वो 150 लोग जो है 1200 लोग को ऐसे अपने मतलब सपोर्ट करते हैं। वही बात है। तो फॉर्चुनेटली इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बापू बन चुका हूँ। और वहाँ पे एक होता है एकेडमिक मेंटर। एक तो बापू हो गए,
तो एकेडमिक मेंटर ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का भी मेंटर होता है। अच्छा। तो फॉर्चुनेटली मैं मैथ्स का एकेडमिक मेंटर बना हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें 2-3 विंग मतलब कुछ 30 से लेके 50 लोग का एक होता है कि उन्हें अगर कुछ मैथ्स में दिक्कत हुआ सेमेस्टर में तो हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, और गर्ल्स के लिए क्या है? गर्ल्स के लिए ऐसा है कि वहाँ पे जैसे कि बापू हो गए, तो बापू का फीमेल अम्मा होता है। हाँ। तो 5 जो वहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी एक सेकेंड ईयर की जो सीनियर होंगी उन्हें अम्मा बोलते हैं। तो ऐसा होगा, काफ़ी ऐसा फनी सा भी होता है कि स्टार्टिंग में जाने के बाद हमें बापू लोग जो होते हैं, ऐसा होता है कि रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक वो आते हैं, वहाँ पे विंग होते हैं। अच्छा, मैं इसको पहले बता देता हूँ। विंग का मतलब हुआ कि पूरी मेरा हॉल 13 था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें ऐसा है कि सब मिला के 30 विंग है। अच्छा। हर एक विंग में 30 बच्चे होते हैं। अच्छा। तो 30 × 30 900 हो गया। तो 900 लड़के 300 लड़कियाँ हैं। लड़कियों का हॉल 4 होता है। अच्छा। तो फिर ऐसा है कि बापू लोग जो होते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज में 9 से पूरे 1 बजे तक आके ग्रुप में कुछ मतलब बोलते हैं अपना इंट्रो दो, और इंट्रो दिलवाते हैं। और वहाँ पे एक टर्म बोलते हैं, मतलब स्लैंग है खोलना। तो कोई बोले आपको कि खोलो, तो खोलने का मतलब हुआ कि एक शुद्ध हिंदी आपका क्या बोलते हैं परिचय है। इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ऐसा है कि मेरा नाम अंकित कुमार दुबे है, मेरे बापू का नाम कुलदीपक धर द्विवेदी है, मैं यहाँ गढ़वा झारखंड से आया हूँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 को उत्तीर्ण कर मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में अर्थशास्त्र में प्रवेश किया है। मेरी मुख्य अभिरुचियाँ हैं चलचित्र देखना, गाने सुनना और सोना। तो अगर इसमें कोई सिंगर बोलता है कि खोलो, और उसमें आप अगर थोड़ा सा भी भटकते हैं तो बोलते हैं फिर से बोलो, और इनफैक्ट बोलते हैं कि हर एक सेंटेंस के बाद उनके मर्जी का वर्ड ऐड भी करो, और फिर से गलती हो तो फिर से कंटिन्यू कराते रहते हैं। तो 10 दिन का ओरिएंटेशन होता है, उसमें बापू लोग आते हैं हमेशा, क्या बोलते हैं हमेशा कुछ ऐसा ग्रुप एक्टिविटी करवाते रहते हैं ताकि हम सारे बच्चे जो है एक दूसरे को जाने। एकदम इन्वायरमेंट है, एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ पर। इंस्टीट्यूट ये इंश्योर करता है कि आने के बाद 10 दिन में आप मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आप ऐसे फ्रेंडली हो जाए एनवायरमेंट से। अच्छा। बाकी लोगों से, विंग के लोगों से, सबसे। तो बापू का ये काम है। और एकेडमिक मेंटर भी हमेशा डाउट वाउट हमेशा देखते रहते हैं, और सेम लड़कियों के लिए भी हम एकेडमिक मेंटर का खर्चा है। बहुत बढ़िया। अंकित, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, जैसे मेन हम लोग का जो मकसद है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे CBSE से पढ़ता हो, झारखंड बोर्ड से पढ़ता हो, अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रोंग है तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन अगर इकोनॉमिकली स्ट्रोंग नहीं है तो जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आकांक्षा 40 एग्जाम होता है, जिसमें 3-3, 4-4 बार हम लोग झारखंड टॉप भी कर रहे हैं यहाँ से। और इसके अलावा जैसे आप FITG का जो आपका फॉर्चुनेट 40 था, इसका एग्जाम लिखे थे, ये सब में और क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में बताइए, सो दैट कि 9th और 10th के बच्चे लोग उस तरीके से आराम से प्रिपेयर कर सके और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा करके वही फैसिलिटी वो ले पाए जो एक बहुत बढ़िया पे करने के बाद मिलता है। तो और ऐसा कौन कौन सा है अपॉर्चुनिटी उनके लिए? तो अगर मैं अपना पूरा जर्नी देखूं तो एक तो ऐसा होता है कि अगर जैसे कि किसी को सच में जेईई में इंटरेस्ट है 9th-10th में, उसको लगता है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं हो पाएगा, तो अभी तो काफ़ी इतना मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स पड़े हुए हैं। तो मतलब मुझे पूरी तैयारी करने के बाद ये समझ में आया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट को, मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट हुआ क्लास 12th का, उसका टॉपिक हो गया तो वो लोग सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि 9th-10th में आपको ये करना चाहिए कि आपका अप्रोच जो है सीखने का, अगर आप उसको बदल लो, कंसिस्टेंसी ले आओ, डिसिप्लिन ले आओ, मतलब इनिशियली स्टेजेस में 9th-10th में ही, ताकि बाद में आपको 11th-12th में आपके अपने पढ़ाई करने को तरीके के लिए एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। तो वो क्या होता है ना कि कंटेंट, तो अगर मुझे अभी कुछ भी पढ़ना हो तो मतलब मुझे थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करने आता है कि मुझे कैसे पढ़ना मुझे पता है, मैं पढ़ के नंबर अच्छे मतलब ठीक ठाक नंबर ला सकता हूँ। तो वो डेवलप होता है ऐसे कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन से। तो अगर आप 9th-10th में हो, अगर आपको मैथ्स ठीक लगता है, साइंस ठीक लगता है, आपको अपना जो अप्रोच है ना वैसा है कि कोई क्वेश्चन आया तो आपको अगर मिला, आपसे नहीं बना तो सोचो क्यों नहीं बना। इट्स लाइक कि मुझसे क्यों नहीं बना, मुझे बनना चाहिए था। मुझसे अगर नहीं बनाया तो मैं कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा मुझसे गलती हो रहा है। और जब तक न बने, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि किसी सवाल पे एक दिन ही बनता है, तो फिर सेकंड डे खाना खा रहे हैं, फिर आइडिया आता है इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। या फिर कभी सोने जा रहे हैं तो फिर दिमाग में चलता है कि उसको ऐसे कर सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से ही 9th-10th से आपका जो भी सब्जेक्ट है, 9th-10th का ही मैथ्स है, थोड़े एडवांस लेवल पे जाके उसको क्लैरिटी के साथ, जैसे कोई फॉर्मूला हो तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यही क्यों अप्लाई किए, ये क्यों अप्लाई नहीं किए, या फिर 3-4 मेथड्स उसको ढूंढ लिए, स्पीड पे काम कर लिए। और 11th-12th को थोड़ा बड़ा आइडिया रखे, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं,
हल्का फुल्का आइडिया रखे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जैसे अप्रोच है, नाइन्थ में जो चैप्टर पढ़ना, जैसे फोर्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, तो हाँ। उसमें ये चीज़ रहे कि जैसे आपका दोस्त है सत्यम, तो सत्यम का भी देखा या आपका भी देखा कि जब आप लोग 9th क्लास में थे या 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हाँ 12th में भी है वो चीज़, तो आप लोग उस चीज़ को भी आप लोग मैनेज कर रहे थे उस समय से, या उसको एक बार देख रहे थे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ये वाला माइंडसेट होना चाहिए उस समय से। हाँ। और एक और बात कि कई फ्रेंड लोग को भी देखे हम या कई और स्टूडेंट रहे हैं जो लोग 9th-10th में बहुत सारा जो टॉपिक है या चैप्टर कह लीजिए 11th-12th का, जिसको मैनेज कर लेते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो बिल्कुल कर लिया जाना चाहिए। सही बात है। उससे है कि फिर उसके बाद जब 11th-12th में जाते हैं तो अलग कॉन्फिडेंस रहता है और क्वेश्चन को हम लोग एकदम किल करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब मेन बात मुझे इसमें ये लगता है कि लोग अपने आप को यहाँ पे लिमिट कर लेते हैं कि मैं 9th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, तो मुझे बस इतना ही पढ़ना है। हाँ। बट टेक्निकली अगर बताया जाए ना, अगर मैं जो फील करता हूँ, ऐसे 9th क्लास का मैथ्स या 10th क्लास का मैथ्स कोई चाहे तो 2 महीने में खत्म कर सकता है। Exactly, हाँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन हेल्प ले लो, टीचर से हेल्प ले लो, 2 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा मैथ्स। अच्छा, उसके बाद जो 10 मिनट का टाइम बचा, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आप बस अपने को लिमिट करते रहते हैं। ढंग से कोई पढ़ने बैठे, उसको सीख ले, पढ़ने का तरीका अगर उसको एक बार आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर अगर वो 10th में ही है, अगर वो 10th का मैथ्स खत्म कर लिया है, तो थोड़ा 11th का भी कर सकता है। क्लास एक जस्ट एक लिमिटेशन होता है कि ये क्लास है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो अप्रोच है, वो डेवलप आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने आप को डेवलप ही कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी भी ऐसे ये फील नहीं करता कि मैं थोड़ा सैचुरेट हो गया हूँ। हमेशा अपने को ग्रो करना होता है। तो वो सब चीज़ें वो सब कर सकते हैं कि अपने को लिमिट ना करें, जितना हो सके उतना आपको आगे बढ़े। टाइम है तो उसमें पढ़ाई की और क्या, क्लास 10th का हो या 11th का हो, 12th का भी इवन मैथ्स वैसे हो। मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है। जैसे कि आप जिस तरीके से आप 10th का टॉपिक सीखते हो, उस तरीके से आप ऑनलाइन जो 12th का टॉपिक सीख लो। वो काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं भी ऑनलाइन, जो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को ढंग से सिखा देंगे। करेंगे बात अभी हम उस पर भी बात हाँ करेंगे। वही, तो आराम से इस अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, और मेन हम लोग उससे हट गए, और कौन कौन सा एग्जाम है जिसको कि एक 9th-10th का बच्चा लिख सकता है जो उसके जर्नी में हेल्प कर दे? जैसे अच्छा, हाँ, ठीक है। एक तो हो गया फॉर्चुनेट 40 हो गया। तो मैं क्लास 7th एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और सबसे बड़ा तो मैं अपने पापा को सबसे बड़ा मतलब थैंक यू बोलूँगा उनको। जैसे उनका ऐसा है ना कि अगर मैं उनको बोला क्लास 7th में कि मुझे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम होता है GTAC करके, गोल्ड इंस्टीट्यूट है पटना में, तो उस एग्ज़ाम होता है गोल्ड टैलेंट सर्च। तो मैं उसके थ्रू 2-3 टैब में अर्न किया हूँ। मतलब वैसे झारखंड में रैंक 1 ला के मैं क्लास 7 से दे रहा हूँ उसको। 7th में दिया, 8th में दिया, 9th में दिया। और मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा था कि, और इसका ये था कि 2 एग्ज़ाम होते थे 2 स्टेज में, और दोनों बार रांची जाना होता था। और फॉर्चुनेटली मुझे हमेशा अवार्ड मिला है, तो तीसरी बार भी रांची जाना होता है अवार्ड कलेक्ट करने। तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ थे, जब भी मैं बोलूँ कि मुझे जाना है, तो पूरी फैमिली इनफैक्ट साथ में थी कि ठीक है जाते हैं। और मतलब अल्टीमेटली मैं 10th क्लास के मेरे पास 4 टैब थे। अच्छा। हालांकि सब खराब हो गया। तो और एक ऐसे एग्जाम बहुत सारे हैं जिसको देने से आपका जो क्या बोलते हैं लिमिटेशन वो खत्म होगा। आप एग्जाम में बैठोगे, आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा ऊपर का दिखेगा, तो आपको लगेगा कि अगली बार इसको करने के लिए थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बढ़ाओगे अपने आप को। अगर थोड़ा नीचे पाओगे तो ऊपर उठाने का ट्राई करोगे। वैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आकाश का एग्जाम हो गया, एनथी FTRE हो गया, फिटजी का बहुत सारा एग्जाम होता है, बिग बैंग होता है, FTRE होता है, और फिर वेदांतु का भी बहुत सारा टेस्ट होता रहता है आजकल। तो मतलब कोई अगर टेस्ट देना चाहे ऐसे कंपटीशन, और अगर उसमें क्वालिटी है तो डेफिनेटली वो आराम से हाँ वही फ्री में पढ़ लेगा वो। जाहिर सी बात है। मतलब अगर आप में सही में क्वालिटी है तो सही में फ्री में पढ़ लेगा। और उसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मतलब मुझे फिटजी में मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा था। फॉर्चुनेट 40 के थ्रू में सेलेक्टेड था, तो मैं उसका फ़ी कुछ 3,80,000 2 साल का मैं बस पे किया था स्टार्टिंग में 10-15,000 रुपये। और एक टैब खरीदना होता है, तो टैब तो मेरे पास ही है, तो उस टैब का पेमेंट करना होता है। उसके अलावा मुझे बाकी कुछ मुझे फ़ी पे नहीं करना पड़ा था। बाकी मुझे इनफैक्ट पूरे हॉस्टल का जो फ़ी था 2 साल का 5,000 रुपये पर मंथ, इंस्टीट्यूट नहीं पे किया था। अच्छा। ये एग्ज़ाम का खासियत है। अच्छा अंकित, जैसे आप हो गए, आपके बैच के लकी हो गया, सत्यम दर्दुबे हो गए, ये लोग सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आपके सीनियर ऋतिक लोग हो गए, और आपके जूनियर लोग भी मयंक दर्दुबे, ये सब लोग, ये सब लोग अच्छा करें 10th के बाद। आपको क्या लगता है इंजीनियर्स एकेडमी आपको 10th तक बहुत अच्छा प्रिपेयर करा 11th-12th के लिए? सही बात है। जैसे कि अगर सच बात करें तो जो आगे जो सर है रवि सर, इनसे ही मैं मैथ पढ़ा हूँ। और हमारा ऐसा है कि कभी भी मैं इनको एज ए टीचर तो नहीं देखता हूँ। मतलब ऐसे मतलब इसको डोंट टेक इट नेगेटिवली। मतलब ऐसा है कि मैं इनको हमेशा एज ए फ्रेंड ही देखता हूँ।
सर को क्या होता है कि सर क्वेश्चन दिए कि ये बनाना है, मैं बनाया 50 सेकंड में, सर फिर से सवाल देते हैं कि इस बार देखते हैं क्या होने वाला है, फिर से दिए फिर से बनाया, फिर से दिए फिर से बनाया। तो पूरे 9th-10th में ऐसा था कि हमारा मैथ और फिजिक्स ऐसे कंपटीशन में चल रहा था कि बस स्पीड को फोकस करना है, आगे का पढ़ाई करना है। और गेम टाइप से हम लोग हाँ वही कैसे 2 साल निकला वही मतलब ये पूरा एक जो था, ऐसे हम कभी ऐसे बर्डन नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग था काफी। ऐसे हम ऐसे स्पोर्ट देख रहे हैं कि आज जैसे आपका था कि आज 100 सवाल करके आना है, फिर कल 150 करके आना है, फिर 200 करके आना है, वो सब में मजा आया करता था। एकदम सही है। अच्छा, तो 9th-10th में मतलब ये हम लोग डिस्कस करें कि स्टूडेंट को अच्छा रिसोर्स के लिए क्या है 9th-10th में। वैसे 9th-10th में जैसे कि एनसीईआरटी तो केवल सफिशिएंट नहीं होगा, तो एक ऐसे ये जेन्युइन बात है, ये ऑनेस्ट बात है। लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी एकदम सफिशिएंट है, लेकिन हमको भी लगता है एज ए टीचर कि 9th-10th के लिए एनसीईआरटी कर लेना मैंडेटरी है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हाँ, उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे क्या है ना, जेई के लिए कुछ एक अप्रोच चाहिए होता है, ऐसा अप्रोच की जैसे कि 9th-10th में क्या है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे जो आपने देखे हुए हैं, आपको उसका अप्रोच भी पता है और आपका करके आपको 100 नंबर आ भी जाता है। बट जेई में क्या है कि दे फोकस ऑन आपका कि आप कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, पूरा नया सवाल है, उसको आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज से आपको उसको सब कुछ को एक्सट्रैक्ट करना है, 5-6 ट्राई देना है, फिर बनाना है। तो इस सब चीज़ के लिए मैं एक बुक फॉलो करता था पियर्सन का मैथमेटिक्स आता है। बहुत बहुत सही बुक है। उसमें मतलब ऐसा होता है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वही 3 चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा, जो 3 आइडेंटिटी है ना, वही 3 आइडेंटिटी है। उसी 3 आइडेंटिटी पे या फिर कुछ थोड़े मोटे फॉर्मूला आगे के होंगे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। उसमें इतने शानदार क्वेश्चन है ना कि आपसे स्टार्टिंग बनेंगे ही नहीं, एक बार बनाओगे नहीं बनेगा, सेकेंड टाइम बनाओगे नहीं बनेगा, एक बार बनना चालू हो गया तो जो खुशी मिलता है ना कि आधा घंटा बिताने के बाद बना है, वो चीज़ जेईई में बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्रगल करके रिजल्ट लाना। वो जो अप्रोच है कि करना ही करना है, अभी नहीं बना तो क्यों नहीं बना, फिर से बनाएंगे, 3rd टाइम बनाएंगे, 4th टाइम बनाएंगे, बट बनना चाहिए। और फिर डाउट पूछना अगर नहीं बना तो फिर उसमें नए आइडियाज़ आना। तो ऐसे करते करते आप 10th तक अपने जो दिमाग में है ना, आप ऐसे मैनिपुलेटिव आइडिया जनरेट कर सकते हो कि फिर ऐसा हुआ कि आप क्वेश्चन देखो और फिर आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो एज जैसे जो बाकी लोग सोचते हैं। तो ये सब अप्रोच डेवलप करके काफ़ी मतलब अच्छा फाउंडेशन बन सकता है 11th-12th के लिए। अच्छा, तो ये जो है 9th-10th के लिए तो एनसीईआरटी के साथ आपको ऐड करना ही पड़ेगा। हाँ, तो सही बात है। और उसमें बस यही है कि 9th-10th में जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, 11th में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, जो आपको टीचर अगर गाइड कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड करते चलेगा। जैसे हम लोग 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ लिए थे, तो ये सब कूलम स्लो, ये सब बेसिक चीज़ है। अच्छी वर्मा का भी क्वेश्चन किए थे लगभग जो भी था रेजिस्टेंस का सवाल था, तो इस चैप्टर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, या ये भी हम लोग 10th क्लास का जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उस समय जेईई और नीट का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब। तो हमको ना वो चीज़ करना पड़ेगा, एक तो बेसिक चीज़ एनसीईआरटी, और उसके अलावा जो टॉपिक्स आगे हमको पढ़ने हैं उसको हमको अच्छा करके रखना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टडी का जो टेक्निक है उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, हम एकदम कंफर्टेबल हो जाए कि जब हम 11th क्लास में गए तो डे 1 से हम स्टार्ट कर सकें। ये मैं हमेशा इसको एम्फसाइज करना चाहूँगा कि 9th-10th में आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। अगर आपको सच में अभी इतना कंपटीशन टफ हो गया है ना कि आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का आपको ऐसे मतलब ये आइडिया सही नहीं होगा, तो 9th-10th में पूरा एक्सपेरिमेंट कर लो और अपने आप को थोड़ा सीरियस बनाओ, ऐसा कि अपने गोल के थ्रू कि मुझे करना है तो करना है। और वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अगर एक बार डेवलप हो गया ना, सॉल्व करने का अप्रोच, फिर 11th-12th में आप आराम से मतलब फ्लो बना रहेगा आपका, एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। एक दो और चीज़, जैसे कई स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं 11th में जाने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम मॉर्निंग पर्सन है कि हम नाइट पर्सन है। आधा मतलब कुछ दिन तक वो रात में जग करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग सुबह में जग करके, ये सब ना 9th-10th की बात है। सही बात है, ये डिसाइड कर लिया जाना चाहिए कि हमको सुबह में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है, पहले ही। हाँ, एक बात। दूसरा बात ये है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने को लेकर के हम ये बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस या इवन हम लोग जितने स्टूडेंट को पढ़ाएं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन सबका स्टूडेंट या जितने लोग को ऑब्जर्व करें उनका ये है कि आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा पहले ज्वाइन करिए, ठीक, अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाइए जो यहाँ पे रिजल्ट हुआ है, जो अच्छा गाइड करते हैं, और फिर उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश मानिए और चुपचाप पढ़िए। सही बात है। अदरवाइज अगर हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो बहुत दिक्कत है। वही बोलो, एक्सपेरिमेंट करने का वो समय नहीं है। एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे जहाँ पे अच्छे टीचर हो। अब मतलब टीचर्स का इसमें तो रोल मैं बोलूँगा कि काफ़ी रोल होता है, बट अल्टीमेटली मेन आपका ही है। बट अच्छे इंस्टीट्यूट तो आपको चाहिए पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। और उसके बाद जो मेन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का जो मेन मोटिव है वो है आपका पीयर ग्रुप।
जो आपको हमेशा थोड़ा स्टार्टिंग में इन्फीरियर फील कराए, जो कि ज़रूरी भी है। जब तक होता है ना कि जब जाने के बाद अगर आप क्लास में बैठे हो, कोई क्वेश्चन आया, मेरे दोस्त से बन गया, तो मुझे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे ईर्ष्या होता है, उससे क्यों बन गया, मुझसे क्यों नहीं बना। और फिर उसकी जब कल क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको हराऊंगा, तो फिर आज घर जाके कुछ नया चीज़ पढ़ना, फिर मेहनत करना, ये चीज़ जो है वो मैक्सिमम लोग में होता है और अंकित में है। इसको हम एक इंसिडेंट से बताएंगे। जैसे हम लोग सैटरडे को, जैसे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक खूब पढ़ते थे। सैटरडे को 9-10 को लेकर के हम लोग एक्स्ट्रा जो है कुछ करिकुलर एक्टिविटी करते थे, कुछ ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास करते थे। तो इनका और एक लकी है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे जल्दी। तो उनका थोड़ा सा कंपटीशन भी चलते रहता था, हालांकि इनका मैथ्स उसको बायो है। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ सिंगिंग कर रहे थे, गाना वाना गाने का कर रहे थे, और इसमें यह था कि कितना भी खराब गाना है गाओ, बस गाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अंकित लिटरली खराब गाते थे उस समय और उसके बाद लकी आया, थोड़ा अच्छा गा दिया। अंकित बोलते हैं कि एक बार सर हम फिर से गाएंगे और ये इस चीज़ में इनको सबसे कम कॉन्फिडेंस है। तो ये बात है, हमको पता है कि जेलसी और जेलसी एक पॉजिटिव चीज़ है, इस सेंस में कि हमको ज़्यादा अच्छा करना है, उसको खराब नहीं करना है, जो सामने उसको डैमेज नहीं करना, लेकिन हमको ज़्यादा अच्छा करना है। तो ये चीज़ तो होना चाहिए और ये बहुत अच्छा चीज़ है इसके लिए। अच्छा अंकित, अब हम लोग ये बात कर लें, जैसे 11-12 पे आते हैं, 9-10 का क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी मैंडेटरी है, करना है। जितना चीज़ हम लोग ज़्यादा उस पर ऐड कर सके करें, जितना एग्जाम होता है सबका एग्जाम लिखें और अपॉर्चुनिटी का तलाश करें, जहाँ पे भी हमको अगर मतलब कम फीस में बेहतर क्वालिटी मिल जाए, और मैक्सिमम जगह पे तो फीस देना भी नहीं पड़ता अगर हम लोग अच्छा कर दिए तो। बिल्कुल सही बात। हाँ, अब हम लोग चल गए 11th क्लास में। इंस्टीट्यूट में चले गए तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, वहाँ पे तो फिर लोग गाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बेहतर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाया, 11th क्लास में है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स को लेकर के आप क्या कहिएगा? बुक, ऑनलाइन रिसोर्स, ये सब कुछ, टेस्ट सीरीज, एक एक चीज़, मतलब फिजिक्स कैसे रेडी होगा, इस पे बात। और मेन बात है कि आपको पूरा सिलेबस जो है एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करना है, पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, सबको रिवाइज करना है अच्छे से। और अल्टीमेट मेन एम, चाहे कुछ भी करो आप, मेन आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आए तो बनना चाहिए। और किसी भी टॉपिक से हो तो आप लास्ट में ये ना बोले कि मेरा ये टॉपिक का वर्डिंग नहीं है। तो चाहे आप कोचिंग में हो, चाहे ऑनलाइन हो, कहीं पर भी हो, मेन एम आपका यही होगा कि आपको वो ख़त्म करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कंप्लीटली कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या किसी पे भी आप अपना जो सक्सेस है उसको आप नहीं दे सकते। तो ये फील करना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी करो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है ऐसा है कि कैसे उसको पढ़ाई करना है, तो इंस्टीट्यूट का बात करना है कि कोई घर से पढ़ा तब से कैसे बात करना है, दोनों चीज़ बात कर सकते हैं हम लोग। मतलब अभी जैसे घर पे है, एक कोई स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट तो उसको जो देना होगा दे ही रहा होगा, उसको और क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट में बेस्ट नहीं भी मिल पा रहा है या मिल रहा है, उसको हम लोग साइड करते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि स्टूडेंट को जैसे बुक के टर्म में, ऑनलाइन रिसोर्स के टर्म में, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ। और दूसरा और इम्पोर्टेंट बात ये कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बुक्स हैं और आपको भी पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो पुराने बुक को सिर्फ सोल्व करते रहने से हमारे को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो अभी का जो ये पैटर्न है कि क्वेश्चन बैंक को हम पहले देखें, चैप्टर स्टार्ट करें, उसके बाद क्वेश्चन बैंक को देखें किस तरीके का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सही, और उसको ठीक कर लें हम लोग पहले। उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन करना है करते रहें। तो ये सब को लेकर के क्या क्या है। अच्छा, जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट में चला गया तो फिर तो काफ़ी चिल हो जाता है। जो सारे टीचर्स होते हैं उनका पूरा जिम्मेदारी होता है सब करना, तो क्लास में कराते रहते हैं। और जो घर में है तो लाइक ऐसे करना है कि आपको आप मतलब बुक, किसी बुक का उठाओ, ठीक है, तब पहले आप जाओ किसी ऑनलाइन साइट पे और वहाँ पूछो कि किस सीक्वेंस में मुझे इसको पढ़ना चाहिए। और आजकल तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रिसोर्सेस हैं, आपको कोई बता देगा पहले क्या पढ़ना है, पहले क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे वर्क एनर्जी पहले पढ़ने से फोर्स पढ़ना पड़ेगा ना पहले। तो इस जो सीक्वेंस है वो एक बार पता करके आप किसी एक बार ऑनलाइन चैनल को, इनफैक्ट ये तो बुक में भी लिखा ही है। हाँ, बुक में भी जो सीक्वेंसिंग है वो तो है ही, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करो कि आप किसी ऑनलाइन किसी रिसोर्स को फॉलो करो जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आएगा फिर आप एक बुक रेफर करो। मैं अच्छी बात बोलूँगा कि बेस्ट बुक है थ्योरी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कुछ मैं नया बोलने वाला हूँ, वही सेम कन्वेंशनल चीज़ है जो बेस्ट है। मतलब आप अच्छी बार वहाँ ले सकते हो। अब फिर जैसे कि आप क्या करोगे, पहले आप क्लास में जाओ, ऑनलाइन क्लास में जाओ, उनके लेक्चर्स करो, नोट बनाओ, उनके क्वेश्चंस करो, फिर घर आके देखो कि कुछ छूटा तो नहीं है। कुछ छूटा तो एक बार फिर से जाके कहीं से पढ़ लो, और फिर जो अच्छी बार के एक्सरसाइजेस हैं उनको करने का ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इतना करने के बाद क्या है कि
एचसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं भी नहीं, मेरे ख्याल से 70-80 होते हैं एक में से, तो उतने से तो काम नहीं बनने वाला। तो उसके लिए अगर ऐसा हो रहा है कि आपसे बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन पे कमांड चाहिए, तो डीसी पांडे वो ले सकते हैं। हाँ, उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपसे एचसी वर्मा आसानी से बन जा रहा है, ठीक, तो फिर क्या बोलते हैं, जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़रूरी है आपको ये बताने के लिए कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना आता है। अगर आपने कोई पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पर कोई आपके टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे नहीं बना, तो ये पहला काम है कि वो क्यों नहीं बना मुझसे। आपने मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं समझा, या फिर आपने लोकल में फ्रिक्शन नहीं समझा, क्या नहीं समझा। तो मेन चीज़ है कि आप सबसे फिर से जाओ आप उस लेक्चर में, अब देखो आपने क्या मिस किया था। ऐसा होता है कि पहले बार में बहुत कुछ मिस आउट हो जाता है, लेकिन यही तरीके है, आप एनालाइज करोगे, अब फिर से लेक्चर पे जाओगे, फिर अगली बार से आप लेक्चर में जाओगे ना, तो आपको पता है मैंने क्या मिस्टेक किया था पिछली बार, तो फिर उस इंटेंशन से जो है आगे भी जो है हमारा पढ़ाई चलता रहेगा। और ऐसे करते करते देखो टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को दिखाने के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं, और इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहना है। और एक और बात, साथ में ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके सेम गोल के लोग हो। तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे जो लोग और भी लर्न करते होंगे उनसे आप हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमेशा कांटेक्ट में रहो, उनसे हमेशा बात करते रहो, पूरा आइसोलेट मत करना अपने आप को, क्योंकि वो कुछ और करते हैं, फिर उनके पास नया आइडिया आता है तो आप पूछ सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, 4-5 फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होने चाहिए उस टाइप के। तो हमेशा जो जर्नी है ना, हमेशा आसान लगता है, वरना अकेले बैठ के घर में हमेशा करना बोरिंग लगता है। तो ऐसा कर सकते, 1-2 दिन का नहीं, 2-2 साल का जर्नी। वही बात है। हाँ। मतलब लोग सोचते हैं कि ऐसे 15-15 घंटा पढ़ना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 8-10 घंटे, ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, अगर लेक्चर करने के बाद अगर आप 5-6 घंटे भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं ना, मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं आप सही तरीके से, मतलब लेक्चर्स करने के एडिशनली जो 5-6 घंटे हो गए, वो आप ऑनेस्टली टाइम डिवोट कर रहे हैं, और फिर जो टाइम बचा उसमें आप फ्रेंड से डिस्कस भी कर रहे हैं। और इस जर्नी में फ्रेंड्स भी अच्छे बनाने चाहिए जो उस सेम गोल के हो, तो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान बन जाती है। अच्छा, तो ये फिजिक्स में जैसे अगर हम लोग कंक्लूड करें, एचसी वर्मा और डीसी पांडे हाँ सफिशिएंट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक के साथ। हाँ, अच्छा हाँ, सीरीज ये एक चीज मैं भूल गया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने एचसी वर्मा बनाया मान लो, अगर वो नहीं बन रहा तो आप एक बार फिर डीसी पांडे आप देख सकते हो। अगर आपसे एचसी वर्मा जो लास्ट लेवल तक था वो अगर बन जा लगभग बन जा रहा है, क्योंकि लास्ट में उसके सवाल अच्छे होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका वो अप्रोच हो जाएगा कि आप जिस तरीके से आप लेक्चर पढ़ोगे, फिर उसको आप क्या बोलते हैं टेस्ट दोगे, फिर अप्रोच करोगे, तो मेरे ख्याल से वो बन जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये बनने के बाद एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन बोले, क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बैंक। अच्छा, क्वेश्चन बैंक। हाँ, ये सब करने के बाद आपका काम ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएं और अपने आप को पाएं कि जिस एग्जाम को आप दे रहे हो उस एग्जाम में आपका क्या स्थिति है। फिर उस एग्जाम का जो क्वेश्चन है, मेंस का हो गया, एडवांस का, पहले मेंस का लगाया, फिर एडवांस का लगाया, अब अगर उसमें सवाल नहीं बन रहा है तो फटाक से सॉल्यूशन, तो आजकल हर जगह है, सॉल्यूशन देखा। और क्या जैसे क्या होता है एग्जाम एडवांस आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से मिलेगा, समझ में आएगा कि मैं क्या क्या गलतियाँ करते रहता हूँ। फिर जब आप ये सब करोगे ना, 4-5 चैप्टर खत्म करोगे, 6 चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ आपको पूरी तरीके से पता होगा एडवांस डिमांड क्या करता है और मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना है। और फिर अगर एक बार ये 4-5 महीने में सीख गए ऐसे, फिर तो जर्नी हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। फिर ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग 2 बुक अगर मान लीजिए स्टूडेंट सॉल्व कर ले, ऐसे तो कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि ये बुक होना ही हो चाहिए, लेकिन इन जनरल और क्वेश्चन बैंक, और मेनली हम बोलते हैं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक बना ले रहे हो, और क्वेश्चन बैंक बनेगा तब जब कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट कहीं से भी कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक अगर बनने लग गया तो ठीक है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत जरूरी है। हाँ, टेस्ट सीरीज एक तो हमको मिस्टेक बताएगा, और दूसरा ये हो रहा होगा कि अब आगे और कैसा क्वेश्चन में चेंज आ सकता है, ये बात पता चलेगा। ठीक है, फिजिक्स का हो गया। मैथ्स के लिए तो ये तो है कि मेरा मैथ स्टार्टिंग में थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता था, तो मैं मैथ के लिए हमेशा थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम दिया हूँ हमेशा। तो मैथ्स में ये था कि जब मैं 11th में गया था तो मेरे कुछ चैप्टर थे जो मेरे पहले से थोड़े कवर्ड थे, मुझे आइडिया था कैसे करना है। तो जब मैं कोचिंग में था तो काफ़ी मतलब टीचर्स ने आसानी से करा दिया था। बट कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है मैथ्स के लिए, तो मतलब मैथ्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट सीखना वो सीखो। फिर जो क्लास में आपके ऑनलाइन क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे वो करना है। आई थिंक बहुत लोग आजकल डीपीपी भी देते हैं, तो वो सब भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बुक है ना, जो सबसे पहला बात ये है कि आप वो करने के बाद वो एनसीईआरटी का मिसलेनियस ट्राई करना सबसे पहले,
क्योंकि ये चेक करना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप एनसीईआरटी छोड़ के आगे बढ़ गए हो। एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है। हाँ वही मतलब कॉन्सेप्ट करने का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी का हर एक सवाल से आपको आप उसमें उलझ नहीं रहे हो किसी भी तरीके से, तो उसको बोलते कॉन्सेप्ट बन रहा है, वो बेसिक है वो। उसके बाद अगर आपको फिर मेन से एडवांस के लिए जो एक बुक सिंगेज का बुक आता है वो मुझे बेस्ट बुक लगता है। अच्छा, मैथ्स के लिए? क्योंकि मैं कोचिंग में था तो मैं उतना फॉलो नहीं किया हूँ, क्योंकि क्लास में ही सारे सवाल करा दिए जाया करते थे, हमेशा टेस्ट हुआ करता था और मुझे उतना मैथ्स में नीड हुआ नहीं ज़्यादा, तो मैं कुछ किया नहीं। बट बाद में आके 12th में कैलकुलस के लिए मैंने कुछ उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो मैं बोलूँगा कैलकुलस जो सिंगेज का बुक है ये काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें होते हैं और उसमें सारे पैटर्न भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ टाइप होते हैं, सारे टाइप के होते हैं, सब कुछ। और अच्छा बुक है। तो पहले उसका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में आप जो उसको सॉल्व एग्जाम्पल है, कुछ 150-200 सवाल होते हैं उसमें, आप उसको देखो सवाल क्या था, फिर देखो कैसे सॉल्व किया गया है। स्टार्टिंग में हमें अप्रोच नहीं पता होता सॉल्व कैसे होते हैं, आप अप्रोच देखो, सीखो और 2-3 और फिर पूरे करने के बाद सुबह फिर उठो और फिर से उनको मतलब क्वेश्चन देखो, जल्दी करना और सोल्यूशन मैंने देखे अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये पूरा हो गया फिर जाएंगे एक्सरसाइज पे। अब ऐसे करते करते पूरे में किया जा सकता है। बस उसके बाद फिर से पीवाईक्यू। हाँ वो तो पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है मैंडेटरी। और टेस्ट सीरीज तो मतलब ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप वीकली ले सकते हो, हमारे कोचिंग में भी वीकली टेस्ट हुआ करता था, तो बहुत जरूरी है कि आपके फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो सब काफी मतलब ऐसे अगर आप कभी आगे चले गए तो खुशी होता है कि भाई कितना अच्छा लगा, वो रात पूरा अच्छा बीतता है। अगर पीछे हो गया तो अच्छा नहीं। मैथ्स मेनली सिंगेज। हाँ भाई। केमिस्ट्री? हाँ केमिस्ट्री में तो जैसे 3 पार्ट हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से पहले आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ ही रहे होगे, पूरा थ्योरी करना, थ्योरी करने के बाद उनके सवाल बनाना, फिर उसके बाद आप उसके बाद एक बुक ट्राई कर सकते हो, ए नमस्ते। ठीक है। ए नमस्ते फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है, काफी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे स्पीड बढ़ जाता है। और केमिस्ट्री में ये होता है ना कि उसमें बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट 28.728, फिर समथिंग, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डेंसिटी, तो कुछ होता है PM/RT डेंसिटी का फॉर्मूला, तो प्रेशर भी अजीबोगरीब होगा, सब कुछ इसमें अजीबोगरीब होगा, और फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उससे ये होगा कि आपका जो कैलकुलेशन है ना बहुत अच्छा हो जाएगा उसे करने के बाद, तो जरूरी भी है, जो कि हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। हाँ वो तो है। और खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अजीबोगरीब डेटा होते हैं, फिर तो इसमें काफी इसका जो है आपका आरसी मुखर्जी कैसा बुक है? आरसी मुखर्जी आपकी नहीं, तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मैंने ट्राई नहीं किया। और फिर अल्टीमेटली पीवाईक्यू और टेस्ट वो तो करना ही करना है। मेनली तो हम तो यही सोचते हैं कि पीवाईक्यू ही आपको आइडिया देगा क्या करना है। हाँ। और उसमें भी काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 11th का उसमें हाँ वो 11-12 दोनों का मिला के, क्योंकि 11th में हाइड्रोकार्बन में ये सब भी है, तो एल्केन अल्काइन पे भी काफी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और फिर मैंने 12th का जो हो गया दोनों का मिला के उसमें दिया हुआ है, और काफी अच्छा बुक है। पूरा सॉल्व करने के बाद तो ऑर्गेनिक मेरे ख्याल से आराम से होना चाहिए। उसमें तो मैंने आपको हमेशा याद करना है, रिवाइज करना है। अगर पकड़ में है कि कौन सा रीजन क्या काम करता है, क्या मैकेनिज्म है। मेंस देखिए 11-12 में तो ऐसा है कि एक बार कंटेंट को सुनना, कंज्यूम करना, उसको रिटेन करके रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। इतना कर लिए तो इसमें कि आप मतलब मेंस में भी आराम से ठीक ठाक कर सकते हो। हाँ। और मेंस बहुत बड़ा गेम नहीं रह जाता इसके बाद। आजकल तो ऐसे फिजिक्स भी काफी इजी हो गया है। हाँ। केमिस्ट्री भी मतलब ऐसे अगर याद आता तो हो जाएगा। मैथ्स हमेशा ऊपर नीचे करते हैं, मैथ्स करता ही है, और वही डिसाइड करता है शिफ्ट का हार्डनेस। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए कौन सा बुक? इनऑर्गेनिक के लिए मैं किसी बुक को फॉलो नहीं किया। मैं जैसे कि एनसीईआरटी करने के बाद जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में बहुत सफिशिएंट है। वही जैसे सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, मतलब उसके हर एक लाइन से पूछ दिए जा रहे हैं, रिएक्शन से पूछ दिए जा रहे हैं। तो मैं तो केवल उसमें वो किया था कि केवल एनसीईआरटी कोचिंग में जो नोट था वो किया, फिर वो भी जो नोट होता है कोचिंग का वो पूरा एनसीईआरटी के जैसा ही होता है। कुछ अलग होते जो एडवांस रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑनलाइन पढ़ाई देंगे मेरे ख्याल से। फिर आप मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पढ़ाई करने के बाद डायरेक्टली जाओ पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो और फिर टेस्ट। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा उसके लिए। एकदम ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, मेंस और एडवांस के लिए अलग अप्रोच है? मैं तो साथ में किया था, और ये अलग अप्रोच रखना मेरे ख्याल से आपको बस डेंजरस है। हाँ, मतलब आपको अप्रोच मतलब सीखना है मुझे। जैसे है सेकंड चीज़ है कि पहले मेंस को ट्राई, मतलब मेंस का क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। हाँ, ये तो है। हाँ, और उसके बाद फिर कर सकते हो। जैसे पहले आप मेंस का पीवाईक्यू ही करो, फिर एडवांस से करो, लेकिन थ्योरी साथ में। हाँ थ्योरी साथ में होगा ही, और मेंस से करो फिर एडवांस से करो, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है। वरना फिर बाद में मेरे ख्याल से मेंस 2 के बाद 1 मिनट का टाइम मिलता है शायद।
और वैसे भी पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं है, अगर वैसे प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी पढ़ना ही है। सही बात है। हाँ, थोड़ा लेवल हाई जाएगा, बस यही करना अपने आप को थोड़ा से इंक्रीज करना है हाँ, लेवल में, हाँ। वो डे 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ना माइंडसेट का गेम है। जैसे हम ऑब्जर्व करें आप लोग में, और जो लोग अच्छा नहीं करें उन लोग में, या कभी भी मतलब इन जनरल एक सक्सेसफुल पर्सन में और फेलियर में ये होता है कि उसका ना माइंडसेट है कि बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो चलेगा, ऐसा रहता है। और जिसको करना ही है ना, वो उस क्वेश्चन को लेकर के अड़ेगा एकदम कि हम मुझसे बनना ही चाहिए, तो छोड़ देता है वो। और एक तो रहता है कि लगे रहता है, और यूजुअली एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर लगे रहता है तो उसका बहुत अच्छा हो जाता है। सही बात है। और ये आप देखिए क्या है, ये जितना एक्सटेंड तक होगा, जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इस चीज़ को पूरा एक्वायर कर लिया हूँ। अगर ये चीज़ मेरे में बहुत अच्छा होता तो मेरा रैंक और बेटर आ गया होता, मे बी इन 100, मे बी इन अंडर 100, जो लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन, हार्डवर्क वो सब चाहिए। तो अब जिस एक्सटेंड तक अपने आप को उन सब क्वालिटी में इनरिच करोगे, उतना अच्छा रैंक आएगा आपका, ऐसा है। एकदम ठीक है। अच्छा अंकित, ये बोलना चाह रहे थे कि गढ़वा में इंजीनियर्स एकेडमी का कंट्रीब्यूशन कैसा है, और आप लोग के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? मैं तो बोलूँगा कि 9th-10th में मतलब मुझे काफ़ी ऐसे एक्सेलरेशन मिला था। मतलब मैं इस कोचिंग में इसको एज देखता था कि बस मुझे जाना है 1 घंटा, मैं 1 घंटे के मतलब यहाँ पर 1.5-2 घंटे बिता दिया करता था सर के साथ में। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि पूरे जब 2 साल में पढ़ाई किया, तो जो मुझे ऐसे मैथ में और ज़्यादा इंटरेस्ट आया और पढ़ाई करना है, या फिर वो कि अभी किसी लिमिटेशन नहीं समझना है, सर ने बहुत हेल्प किया है कि कल 100 सवाल करो, फिर 150 करो, फिर 200 करो। कभी ऐसे उन्होंने रोका नहीं मुझे कि रुक जाओ, फिर 250 करो। अब कभी कभी नहीं भी हुआ करता था तो बोलते थे कि कल करके फिर से आना है। तो वो अप्रोच जो था, उससे इतना ज़्यादा हेल्प मिला कि जो कॉन्टीन्यूसनेस था, है ना, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, कॉन्टीन्यूटी था 9th-10th में, वो हमेशा बरकरार रहा। और उस कॉन्टीन्यूटी से ही डिसिप्लिन आया और डेडिकेशन आया, और फिर और वही सब क्वालिटीज़ मुझे आगे जाके 11th-12th में हेल्प भी किए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10th तक केवल सिंपली बोर्ड का पढ़ाई करो और फिर 11th-12th में जाके आप थोड़ा अच्छा कर दो जेई मेंस एडवांस के रिस्पेक्ट में। तो उसका कंट्रीब्यूशन 9th-10th का भी होता है। अगर वहाँ आपको सही गाइड मिल चुके हैं, उन्होंने आपको सही तरीके से फाउंडेशन लेवल प्रिपेयर करा दिया है, तो आगे का जर्नी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी मतलब यहाँ पर अच्छा माहौल है, टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली है, जो मुझे पसंद है हमेशा। अगर मुझे कोई टीचर फ्रेंडली लगता नहीं है तो मैं उससे उतना बात नहीं कर पाता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट काइंड का मतलब आदमी हूँ। तो यहाँ पे जो रवि सर है काफ़ी मतलब फ्रेंडली रहते हैं, जो भी डाउट हो फ़ोन कर लो या फिर कभी भी कुछ भी कर लो, हर टाइप का दिक्कत ये सॉल्व कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल है। मतलब अगर आपको पढ़ना है, मतलब अब मैं बोलूँगा आपको सीखना है, तो ये जो अकेडमी है बेस्ट अकेडमी है। गढ़वा के स्टूडेंट को क्या बोलिएगा? मैं तो बोलूँगा कि अगर सच में अगर जेईई नीट या फिर सब कुछ टारगेट कर रहे हैं और आपको चाहिए कि कोई ऐसा टीचर मिले आपको जो हमेशा आपको गाइड करे इसी मिशन के साथ कि हाँ, और हमेशा आपके साथ वो भी स्ट्रगल करे, जो मैं हमेशा देखता हूँ कि सर भी हमेशा एज ए स्टूडेंट स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट भी स्ट्रगल कर रहा है, टीचर भी कर रहा है, और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ आने के बाद बेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, और आई थिंक वो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ रहकर तैयारी करना है तो। और ये पैरेलल ही है, पैरेलल जब तक नहीं चलेगा ना, जब तक टीचर अगर स्टेगनेंट हो गए, हाँ, ये बहुत स्टूडेंट ज़रूरी के है। साथ अगर पैरेलल नहीं चले तो रिजल्ट तो नहीं बनना है। ये भी बात है। हाँ। और एक बात सर में ये भी है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ बोला, और मान लो ऐसा होता है ना कि टीचर को कुछ भूल जाते हैं, ऐसा आपने कुछ बोला तो कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़े गुस्से हो जाते हैं कि ये कैसे बोल दिया मुझे, अगर शायद वो भूल गया तो। बट सर में ऐसा है कि वो आइडियाज एक्सेप्ट करते हैं हमेशा, कोई बोलते अच्छा ऐसा होता है, बताओ कैसे हुआ, सुनते हैं उसका, फिर उस आइडियाज को एक्सेप्ट करके दूसरे क्लास में मेरे ख्याल से बताते हैं कि इसको ऐसे किया जा सकता है। तो वो जो है कि यहाँ पे जो लर्निंग है, सर भी हमेशा सीखते रहते हैं, बच्चे भी सीखते रहते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है कि टीचर भी सीख रहा है। वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि दोनों लोग साथ में काम कर रहे जैसे हैं। हम लोग कोई भी चैप्टर जब पढ़े ना, तो ओवरऑल एक अलग माहौल बना है स्टार्टिंग से। सही बात जैसे जब दोनों साइड से रिस्पॉन्स आता है उस तरीके से, सही बात सर है। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, वही, कैसे कर वही, सकते हैं? वही, तो वही, वो वाला वही। जो डिस्कशन वाला पार्ट, वो कंटेंट को ना मजेदार बना देता है। हाँ, सर यहाँ पे वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि आप कुछ भी आइडिया है, किसी को भी है, वो मेरे ख्याल से हमारे क्लास में सब लोग बोला करते थे कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसा सर का नेचर है, और वो नेचर डिसाइड करता है कि माहौल कैसा होगा। आई थिंक टीचर का जो नेचर है, अगर टीचर काफ़ी ऐसा है कि बस वो पढ़ाए निकल जाए, कुछ आइडिया सुने नहीं, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। बट अगर टीचर आपका आइडिया सुन रहा है तो आपको लगता है कि यार मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हाँ, सबसे बड़ी बात कि कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, टीचर हो, चाहे कोई भी इंसान हो। अंकित, एक चीज़ और है, झारखंड एकेडमी काउंसिल वाले लोग को, यानी कि जैक के बच्चों लोग को ये लगता है कि उनका जेईई और नीट में नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो जब जेई मेन से जेई एडवांस ऐसा कभी डिफरेंशिएट नहीं करता बच्चों में, सीबीएसई या जैक में, तो फिर ये खुद का ऐसा मतलब लोगों से सुन के वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये है कि आपको बस ढंग से पढ़ाई करना है, सिलेबस खत्म करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, अल्टीमेटली एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं कैसे भी करके, चाहे किसी बोर्ड से हो। तो कोई सेंस नहीं उस बात का कि हम झारखंड बोर्ड से हैं तो और नहीं हो मुझे तो पाएगा। लगता है कि झारखंड बोर्ड ज्यादा फ्रीडम देता है ज्यादा पढ़ने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं 11th-12th में जब था तो मैं जैक बोर्ड में ही था, बट मैं स्कूलिंग नहीं किया था। तो मतलब बस केवल एग्ज़ाम देने के लिए जब यहाँ आना हुआ तो आया करते थे। और फिर ऐसा था कि एग्ज़ाम के 5-10 दिन पहले या फिर मतलब अल्टीमेटली काफ़ी सीरियसली बस 1-2 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जेई मेन से एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो सिलेबस तो आपका हो ही गया है, बस मेन है वो लिखने का स्टाइल। आई थिंक अगर आपने 9-10 तक सच में सीरियसली पढ़ा है तो वो स्टाइल रहता है अंदर, वो रहता है कि वो समय देख के निकल जाता है अंदर। बिल्कुल। देखिए तो जितने लोग देख रहे हैं, और अगर झारखंड बोर्ड से हैं आप, झारखंड बोर्ड वाले लोग को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं इस बात को लेकर के, अंडर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि झारखंड बोर्ड वाले का निकलेगा नहीं निकलेगा। देखो झारखंड बोर्ड वाले लोग, आपको ना लोड नहीं होता बोर्ड को लेकर, सही बात है। आप ना मैंने फ्री हिट खेलो, है कि सही बात है। 9-10 में भी कहीं लोड ज़्यादा होता है, कोई लोड नहीं होता, तो फ्री हिट खेलो, आप आराम से जेई नीट को बेस बना करके पूरा रगड़ के मेहनत आपके पास मैं बोलूँगा एडवांटेज है, एडवांटेज है। हाँ, और देखिए अंकित का भी बात है, 9-10 झारखंड बोर्ड, 11-12 झारखंड बोर्ड, 12th का लास्ट मंथ में हमको फोन करे कि सर जूलॉजी का क्या करना है। तो जूलॉजी फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करवाए ऑनलाइन, तो फिर उससे पढ़े और इन लोग का हुआ। तो एकदम सिंपल बात है, झारखंड बोर्ड में है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बोर्ड को लेकर 2 महीना बहुत हो जाता है, बहुत है सफिशिएंट, क्योंकि आप पूरा चीज पढ़ ही रहे हैं। वही जो आपको बोर्ड का सिलेबस वही मेंस और एडवांस का भी सिलेबस है, बस फर्क है क्वेश्चंस के टफनेस का। तो ऐसा बोलना कि जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरा बोर्ड्स कैसे होगा, ये पूरा सेंसलेस बात है। सेम टॉपिक है, सेम चीज पढ़ना है, सही बात है। बस केवल वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा, बस वही वही चीज है। और एक बार देख लेना है ना कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसके लिए तो अपना चैनल है ही, तो आप आराम से वहाँ पे देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद 1-2 महीना बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि कुछ नया पढ़ना है नहीं, जो पहले से था इंग्लिश पढ़ना होता है। और आई थिंक 11th-12th में आने के बाद इतने कॉम्पिटेंट लोग हो जाते हैं कि एक दिन में 3-4 चैप्टर निपटा सकते हैं। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग में तो और ज़्यादा, 1 नाइट फाइट। जैसे ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे यूट्यूब पे भी ऐसे आप इंग्लिश का कोई चैप्टर सर्च मारो, कि जो चैप्टर का नाम तो याद नहीं है, जैसे कुछ भी चैप्टर हुआ सर्च मारो, उसका एक 15 मिनट का वीडियो आता है जिसमें वो सिखाते हैं। हाँ, पहले वो पढ़ के फिर आप फटाक से क्या बोलते हैं वो पढ़ लीजिए एक बार, फिर मतलब आधा 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म हो जाता है आराम से। तो बस वही चीज़ करना है कि अंडर कॉन्फिडेंस नहीं फील करना है। झारखंड बोर्ड वाले लोगों को आराम से हो जाएगा। सीबीएसई में है तो थोड़ा बोर्ड का भी प्रेशर रहता है, आपको एकदम वो भी प्रेशर नहीं रहता। हाँ, सही बात है। हाँ, तो अंकित अब इसके बाद का क्या प्लान है आईटी खत्म करने के बाद? अभी तो फिलहाल अभी तो 3 महीने का छुट्टी था, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तभी तो मेन ये तभी तो मेन ये प्लान है कि सबसे पहले अच्छा एक जॉब लेना है। ठीक है। और जॉब तो लेना ही है, उसके बाद भी जो 3 साल है इसमें अपने आप को केवल एकेडमिकली डेवलप नहीं करना है, मतलब अपनी जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप करना है। ये तो एकदम मैंडेटरी। और बीइंग इन आईआईटी मुझे काफ़ी एडवांटेज है सब चीज़ों का। वहाँ पे इतने तरह के क्लब्स हैं, आप कुछ भी बोल दो, म्यूजिक क्लब, फोटोग्राफी क्लब, डांस क्लब, या फिर साइंस एंड टेक में रोबोटिक्स क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब, प्रोग्रामिंग क्लब, मतलब 50 क्लब्स होंगे वहाँ पे। सारे स्पोर्ट्स के लगभग हर तरीके के ग्राउंड्स हैं। मैं कुछ स्पोर्ट्स ट्राई भी किया था, मैं स्केटिंग सीख रहा था अभी। अच्छा। तो वहाँ पे पूरा फ्री है सब कुछ, अब जब चाहो जाके सीख लो, हॉकी सीख लो फ्री में, फुटबॉल सीख लो, टेबल टेनिस, सब जो करना है वो कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे क्या बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट इस चीज़ में बच्चों को मोटिवेट भी करती है कि वो एकेडमिक्स के अलावा भी सब कुछ पे ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक आईआईटी से निकलने के बाद जो आपका पर्सनालिटी होना चाहिए वो लगना चाहिए कि आप आईआईटी से हो। और आई थिंक आईआईटी का जो डीएनए है ना, वो आप में अपने आप, मेरे ख्याल से मैं खुद फील करता हूँ कि 1 साल में मैं काफ़ी चेंज हुआ हूँ, मेंटली हो गया, या फिर कैसे कुछ देखना है समथिंग ऐसे। और थोड़ा ऐसे वो लोग सब भी बनाते हैं, जैसे कि जब मैं पहले यहाँ था कुछ भी बोल दे रहे किसी भी ग्रुप को, बट वहाँ जाने के बाद ऐसे उस माहौल, ऐसा माहौल है कि वहाँ पे आपको काफ़ी सिविलाइज बनाते हैं, आप बन जाते हैं, ऐसा माहौल है वहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आपको आए हुए होते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते रहते हैं हमेशा, और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये डेवलपमेंट करना है, और साथ में कोडिंग वोडिंग अभी तो चल ही रहा है,
प्लेसमेंट का ज़्यादा तो लोड नहीं है, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो वो लेने के बाद मतलब मेरा ऐसे घर वाले बोलते हैं कि मुझे IAS का तैयारी करना चाहिए, बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है कि करूँगा ही करूँगा। 1-2 साल जॉब करने के बाद उसके बारे में भी सोचा जाएगा। बट ये है कि मुझे पता है कि अभी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होने वाला है, मैं हमेशा पढ़ते ही रहूँगा। जैसे लोग सोच लेते हैं कि ये कर लो फिर चिल है, ये कर लो फिर चिल है। पेरेंट्स बोलते हैं 10th कर लो फिर चिल है, 12th कर लो फिर चिल है, वो एक धोखा है। रादर मैं बोलूँगा इवन पेरेंट्स को कि आप ऐसे बताओ कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। ये आप उनके अंदर डालो कि लाइफ स्ट्रगल है, कभी रुकना नहीं है। एंजॉयमेंट और अकेडमिक से पढ़ाई और कुछ भी आपको काम, वो साथ में कैसे बैलेंस करना है ये सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन ये बताना कि एक कुछ समय के बाद आपको लाइफ चिल लगेगी। बट वो भ्रम है। मैं इवन IIT में गया तो चिल तो है, बट उतना चिल नहीं है जैसे मैं ये यूट्यूब शॉर्ट्स में देखता था। ये हमेशा वहाँ पे फेस्ट ही होते रहते हैं। वहाँ पे 3 फेस्ट होते हैं वैसे, बट ऐसा है कि उनका एक इंटरवल है, उसमें होते हैं और साथ में अकेडमिक्स पे वहाँ प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पे सिखाया जाता है आपको टाइम मैनेजमेंट, कि आपको सब कुछ को साथ में लेके इंजॉयमेंट भी करना है, साथ में दोस्तों के साथ टाइम पास भी करना है और पढ़ाई भी करना है। ऐसे वेट नहीं करना कि एक टाइम आएगा फिर चिल करेंगे। हमेशा सब कुछ करते रहना है। इवन ये पूरे लाइफ का मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। एकदम बहुत बड़ा चीज है ये। हाँ भाई, साथ में पैरेलली चलना चाहिए हमेशा। इंजॉयमेंट और अकेडमिक्स को भी ऐसे बाइफरकेट नहीं करना चाहिए हमेशा। मतलब मैं तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, तैयारी के टाइम में थोड़ा तो मतलब थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटली करना होता है। कॉलेज में जाने के बाद जो है टाइम मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने का अपने ऊपर। हालांकि तैयारी में भी आपको तैयारी को प्रायोरिटी में रख करके अपने आप को तो थोड़ा तो रिक्रिएट करना पड़ेगा। मनोरंजन तो होना ही चाहिए। सही बात है, जैसे भी हो। हाँ, प्रायोरिटी ज़्यादा उसको देना है। हाँ। तो अंकित बहुत अच्छा लगा, कैसे लगभग 50 मिनट निकल गया, हम लोग को ये पता भी नहीं चला। हाँ, मुझे फील नहीं हुआ। तो ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए, और हम लोग मिलते रहेंगे। और आप में से जितने भी लोग हैं, किसी भी तरीके का आपको अगर कोई हेल्प लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिल्कुल। और आप में से जितने भी लोग हैं, किसी भी तरीके का आपको अगर कोई हेल्प लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिल्कुल। अंकित आपको गाइड करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो कुछ कम्युनिटी बना लेंगे हम लोग, जिसके थ्रू कि आपको गाइड करेंगे। कॉलेज में भी कर रहे हैं। तो अंकित, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कभी मतलब मेरी बातों से किसी को कुछ कोई ऑफेंड हो गया होगा उसके लिए सॉरी। मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनली पॉडकास्ट में ऐसे शूट होता है, पहली बार है ऐसा, तो बस नॉर्मल बातें ही कर रहे हैं। तो कुछ अगर हम लोग गलती भी हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जब हम लोग पढ़ते भी थे, मतलब अंकित जब पढ़ते थे यहाँ पे, यूजुअली हम लोग बात करते थे। अभी भी मिलने आए थे तो हम लोग सोचे कि कैमरा लगा देते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो हम लोग कोई प्रोफेशनल पॉडकास्ट करने वाले लोग नहीं हैं। नॉर्मल हम लोग एक डिस्कशन को आपके सामने रख दिए हैं। होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच।